हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलाब शाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल DU एजुकेशनल क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, अगर आप BA ऑनर्स कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंसेस तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि हम लोग सेकेंड सेमेस्टर की जो आपकी बुक है जिसका नाम है तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण में तरीके और दृष्टिकोण, अगर आपके पास भी ये बुक है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियोस। क्योंकि देखिए, हम इस वीडियोस के माध्यम से जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर हैं उन्हें कवर कर रहे हैं। अगर आपने ये बुक भी नहीं पढ़ी है तो भी कोई इशू वाली बात नहीं है, आप अपने अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं अगर आपने ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लिए और अच्छे से इन्हें देख लिया। तो आप इस वीडियोस को पूरा देखना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियोस को लाइक करना भी मत भूलिएगा। देखिए, इन वीडियोस की या ये कहूँ इन क्वेश्चंस की मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो 1 दे दी है, यानी हम लोग ऑलरेडी एक वीडियो कर चुके हैं। आज हमारी सेकंड वीडियो होने वाली है, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेक ज़रूर करिएगा ताकि आपको पता चल सके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम आगे उन्हीं क्वेश्चन से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग वीडियो नंबर 2 की। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नव संस्थावाद और इसके विभिन्न प्रकार की व्याख्या कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में हमें नव संस्थावाद को बताना है कि ये क्या होता है और इसके जो विभिन्न प्रकार हैं उनके बारे में भी चर्चा करनी है। तो हम लोग परिचय से स्टार्ट करेंगे। परिचय में आप लिखेंगे, नव संस्थावाद तुलनात्मक राजनीति का एक समकालीन दृष्टिकोण है जो पारंपरिक संस्थावाद उपागम की सीमाओं के बाद विकसित हुआ है। यानी ये जो नव संस्थागतवाद है ये हमारा पारंपरिक संस्थागतवाद उपागम के बाद ही विकसित हुआ है, और ये एक तरह से एक तुलनात्मक राजनीति का समकालीन दृष्टिकोण के रूप में हम देख सकते हैं। पारंपरिक संस्थागतवाद उपागम केवल औपचारिक संस्थाओं जैसे संविधान, संसद, कार्यपालिका आदि के संगठनात्मक ढांचे और कानून स्वरूप पर ही ध्यान देता है। यानी अगर हम पारंपरिक जो संस्थागतवाद है उसकी बात करें तो वो सिर्फ संविधान, संसद और कार्यपालिका पर ही ध्यान केंद्रित करता है, और नव संस्थागतवाद इस सोच से आगे बढ़कर यह समझने की कोशिश करता है कि संस्थाएं केवल औपचारिक ढांचा नहीं होती, बल्कि यह सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक प्रक्रियाओं से भी गहराई से प्रभावित होती हैं। यानी जो नव संस्थागतवाद है वो इस बात पर ध्यान देता है कि जो हमारी सारी चीज़ें होती हैं वो सिर्फ औपचारिक ही नहीं होती, सारे ढांचे औपचारिक नहीं होते, बल्कि हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जो प्रक्रियाएँ होती हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हैं, वो भी हमारे जीवन में बहुत गहरा प्रभाव डालती हैं। अब हम देखेंगे नव संस्थागतवाद की विशेषताएँ। अगर हम नव संस्थागतवाद की बात ही कर रहे हैं तो इसकी विशेषताओं के अंतर्गत आप लिखेंगे, संस्थाओं को केवल कानूनी ढांचे के रूप में नहीं बल्कि सामाजिक व्यवहारों और मान्यताओं जुड़े रूप में देखता है। यानी देखिए, ये जो है ये सिर्फ कानूनी रूप से नहीं बल्कि जो सामाजिक व्यवहार होते हैं और जो मान्यताएं होती हैं उनसे भी जोड़कर इन्हें देखता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, यह दृष्टिकोण संस्थाओं के प्रभावों को व्यक्ति समूहों और नीति निर्माण प्रक्रियाओं पर केंद्रित होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे, नव संस्थागतवाद संस्थाओं को स्थापत्य और परिवर्तन दोनों ही दृष्टि से विश्लेषण करता है। यानी हम नव संस्थागतवाद को जो हमारी संस्थाएं होती हैं और परिवर्तन होते हैं दोनों ही दृष्टि से हम इसका विश्लेषण करते हुए देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे नव संस्थागतवाद के विभिन्न प्रकार के। जो नव संस्थागतवाद है इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो पहला प्रकार होता है इसका ऐतिहासिक नव संस्थागतवाद। ऐतिहासिक नव संस्थागतवाद जो होता है यह दृष्टिकोण मानता है कि संस्थाएं समय के साथ विकसित होती हैं और ऐतिहासिक घटनाएं उनके स्वरूप को गहराई से प्रभावित करती हैं, क्योंकि हर चीज़ इनका मानना है कि समय के साथ ही विकसित होती है और समय के अनुसार ही वो ढलती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे, इसमें पाथ डिपेंडेंस जैसी अवधारणाएं प्रमुख हैं। यानी ये संस्थाएं जिस रास्ते पर चलना शुरू करती हैं आगे भी उसी दिशा में चलती हैं या उसी रास्ते पर चलती हैं, तो उनका जो पाथ है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी उनका जो मार्ग है वो या उनका जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। उदाहरण के रूप में आप लिखेंगे, भारत में आरक्षण नीति या ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली का विकास। ये सभी हमारी एक पाथ को दर्शाती है, एक रास्ते को दर्शाती हैं जो कि हमारी जो प्रणाली है उनके द्वारा लिया गया है। दूसरा जो प्रकार है वो है हमारा
तर्कवादी विकल्प नव संस्थावाद, इसमें आप लिखेंगे इस दृष्टिकोण में मानवीय व्यवहार को तर्क संगत और स्वार्थ प्रेरित माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे संस्थाएं ऐसे नियमों और संरचनाओं के रूप में देखी जाती हैं जो व्यक्ति के विकल्पों को प्रभावित करती हैं। यानी ये जो संस्थाएं हैं वे व्यक्ति के हर व्यक्ति के जो विकल्प होते हैं उनको प्रभावित करती हुई हमें दिखाई देती हैं। लोग संस्थाओं के भीतर अपने अधिकतम लाभ के अनुसार निर्णय लेते हैं ताकि वो अपना जो लाभ है उसको प्राप्त कर पाएं या लाभ ले पाएं। ठीक है, नेक्स्ट आप हम देखेंगे यह उपागम अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण के करीब होते हैं। यानी ये जो है ये हमारा अर्थशास्त्रीय जो दृष्टिकोण होता है या अर्थशास्त्र जो दृष्टिकोण होता है उससे बहुत ज़्यादा करीबी से जुड़ी होती हैं। ठीक है, उदाहरण के रूप में आप लिखेंगे चुनाव प्रणाली में रणनीतिक मतदान। यानी देखिए जो हमारी चुनाव प्रणाली होती है उसमें रणनीतिक जो मतदान होता है उसको हम रिलेट कर सकते हैं क्योंकि उसमें भी रणनीति का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो प्रकार है हमारा समाज सांस्कृतिक नव संस्थागतवाद। यानी जो समाज सांस्कृतिक नव संस्थागतवाद भी एक तरह से प्रकार है। इसमें आप लिखेंगे ये दृष्टिकोण मानता है कि संस्थाएं केवल नियमों और प्रक्रियाओं का समूह नहीं होती बल्कि वह सामाजिक मूल्य प्रतीकों और संस्कृतियों से प्रभावित होती है। यानी ये सिर्फ हमारी जो नियम होते हैं कानून होते हैं उनका एक तरह से समूह नहीं होता बल्कि इसमें हमारी सामाजिक मूल्य प्रतीक और संस्कृति ये सभी शामिल होती हैं। आगे चलेंगे, आगे आप इसमें लिखेंगे यह उपागम बताता है कि लोग अक्सर उचित या वैध माने जाने वाले कार्य को करते हैं भले ही वह उनके तर्कसंगत स्वार्थ से मेल ना खाए। यानी देखिए ऐसी जो वैध चीज़ें होती हैं वो ज़रूर करते हैं, वो कार्य वो ज़रूर करते हैं चाहे वो उनके तर्कसंगत जो स्वार्थ है उससे वो मेल खाए या ना खाए। उदाहरण के लिए धर्म रीति रिवाज या परंपरा से जुड़ी संस्थाओं का व्यवहार, ये सारी चीज़ें चाहे हमारा मन हो या ना हो पर फिर भी जो व्यक्ति है वो करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष को देख लेते हैं। निष्कर्ष में आप लिखेंगे नव संस्थागतवाद ने तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन को गहराई जटिलता और बहुसांस्कृतिक दृष्टिकोण प्रदान किए हैं। इसके 3 प्रमुख प्रकार ऐतिहासिक तर्कवाद और समाज सांस्कृतिक संस्थाओं को विश्लेषण के अलग अलग दृष्टिकोणों से समझने में सहायक होते हैं। यह उपागम न केवल संस्थाओं के निर्माण और संरचनाओं को वैकल्पिक उनके सामाजिक प्रभाव और व्यवहारिक परिणामों को भी समझने में सक्षम होते हैं। यानी ये सारे ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संस्थागतवाद और नव संस्थागतवाद की व्याख्या कीजिए। यानी इसमें हमें संस्थागतवाद और नव संस्थागतवाद की व्याख्या करनी है, दोनों के बारे में बताना है। तो पहले हम देखेंगे संस्थागतवाद देखिए अभी हमने देखा नव संस्थागतवाद, अब हम देखेंगे संस्थागतवाद। तो संस्थागतवाद के अंतर्गत आप लिखेंगे संस्थागतवाद तुलनात्मक राजनीति का एक पारंपरिक दृष्टिकोण है जो राजनीतिक संस्थाओं की औपचारिक संरचना और उनके कार्यों का अध्ययन करता है। यह उपागम मानता है कि राजनीति को समझने के लिए संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संविधान और नौकरशाही जैसी संस्थाओं का अध्ययन आवश्यक है। यानी देखिए ये जो है इसका मानना यही है कि अगर हम राजनीति को समझना चाहते हैं तो हमें संसद के बारे में, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संविधान और नौकरशाही इन सभी का अध्ययन करना चाहिए, इन सभी को समझना चाहिए, जब भी हम राजनीति को समझ पाएंगे। इसकी जो मुख्य विशेषता है इसमें आप लिखेंगे संस्थाओं को स्थिर और केंद्र तत्व माना जाता है। यानी संस्थाओं को भी स्थिर और केंद्र तत्व के रूप में देखा जाता है। यह कानून और औपचारिक नियमों पर केंद्रित होता है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे इसमें परंपरागत संस्थावाद भी कहा जाता है और इसे ही परंपरागत संस्थावाद भी कहा जाता है, जो कि अभी हमने ऊपर देखा था जहां हमने परंपरागत संस्थावाद को देखा था। तो उस परंपरागत संस्थावाद का अर्थ ही ये है कि संस्थावाद। ठीक है, उसके बाद ही हमारा नव संस्थागतवाद आया है। अब हम देखेंगे इसकी सीमाएं कि इसकी क्या क्या सीमाएं हैं। जो कि हमारा नव संस्थागतवाद आया था तो इसकी सीमाओं में आप लिखेंगे अनौपचारिक संस्थाओं, सामाजिक सांस्कृतिक कारकों और व्यवहारिक राजनीति की उपेक्षा करता है। यानी देखिए इसमें जो अनौपचारिक संस्थाएं होती हैं, सामाजिक सांस्कृतिक कारक होते हैं और जो व्यवहारिक राजनीति होती है ये इनके बारे में ज़रा भी डिस्कस नहीं करता, इनके बारे में कुछ नहीं कहता। ये इसकी सबसे बड़ी सीमा है, ये इसकी सबसे बड़ी कमी है, इसीलिए नव संस्थागतवाद है वो आया था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि केवल संरचना पर ध्यान देता है, प्रकृति और व्यवहार की अनदेखी करता है। यानी ये सिर्फ संरचना पर ध्यान देता है, उसकी जो प्रकृति है या व्यवहार है उसको अनदेखा कर देता है। अब हम देखेंगे नव संस्थागतवाद। इसमें आप लिखेंगे नव संस्थागतवाद 1970 के दशक में विकसित हुआ जब विद्वानों ने पारंपरिक संस्थागतवाद की सीमाओं को महसूस किया। इस उपागम में संस्थाओं को न
केवल औपचारिक ढांचे के रूप में बल्कि सामाजिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रभाव से भी जुड़ा हुआ माना गया। यानी देखिए जो नव संस्थागतवाद है वो 1970 के दशक में विकसित हुआ, जब लोगों को फील हुआ कि जो संस्थागतवाद है उसमें बहुत सारी कमियां हैं, तो इसीलिए हमें नव संस्थागतवाद की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब हम इसकी प्रमुख जो विशेषता है उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो संस्थाएं केवल संरचनात्मक नहीं बल्कि मानवीय व्यवहार, परंपरा और संस्कृति से भी प्रभावित होती हैं। इसमें सिर्फ संरचना पर ही प्रभाव नहीं दिया जाता या फिर उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि जो मानवीय व्यवहार होता है, परंपरा होती है, संस्कृति होती है, उस पर भी ध्यान दिया जाता है। ये संस्थाओं के निर्माण, विकास और उनके प्रभाव का विश्लेषण करता है। इसमें हम संस्थाओं के निर्माण का, विकास का और उनके प्रभाव का विश्लेषण देख सकते हैं। अब हम देखेंगे इसके प्रमुख प्रकार। इसके प्रमुख प्रकार हैं ऐतिहासिक नव संस्थागतवाद, जो कि अभी हमने देखा था, जिसके अंतर्गत इतिहास की घटनाओं के प्रभाव को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा तर्कवादी विकल्प नव संस्थागतवाद, जिसमें हमने देखा था व्यक्ति तर्कसंगत रूप से लाभ के अनुसार कार्य करता है, यानी जहाँ उसे लाभ दिखता है वो वहीं कार्य करता है। नेक्स्ट अब हमने देखा सामाजिक नव संस्थागतवाद, संस्थाएं सामाजिक मूल्यों और प्रतीकों से संचालित होता है, यानी जो सामाजिक संस्थाएं होती हैं, मूल्य होते हैं, उन्हीं को वो ध्यान में रखता है। ठीक है, अब हम चलेंगे निष्कर्ष की ओर। इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में आप लिखेंगे संस्थागतवाद राजनीति को समझने की एक बुनियादी विधा है, जबकि नव संस्थागतवाद ने उसे और व्यापक व अर्थपरक बना दिया है। आज के समय में नव संस्थागतवाद तुलनात्मक राजनीति के अधिक व्यवहार और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के रूप में उभरा है, जो कि अभी हमने देखा कि किस तरह से ये उभरता हुआ हमारे सामने आ रहा है नव संस्थागतवाद के रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संस्थागतवाद की परिभाषा देते हुए इसके 3 प्रकारों की व्याख्या कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में हमें संस्थागतवाद की परिभाषा देनी है और इसके 3 प्रकारों के बारे में बताना है। देखिए अभी तक हमने कई क्वेश्चन संस्थागतवाद के ऊपर डिस्कस कर लिए हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि संस्थागतवाद कितना इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए संस्थागतवाद के बारे में। ठीक है, तो परिचय से देखेंगे। संस्थागतवाद तुलनात्मक राजनीति का एक महत्वपूर्ण उपागम है, जो राजनीतिक संस्थाओं के संगठन, कार्यप्रणाली और उनके बीच के संबंधों के अध्ययनों पर बल देता है। यानी ये जो है ये राजनीतिक संस्थाओं के जो संगठन होते हैं, कार्यप्रणाली होती है, उनके बीच के जो संबंध होते हैं उन पर ध्यान केंद्रित करता है। यह उपागम यह मानता है कि संस्थाएं जैसे संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका और नौकरशाही राजनीतिक जीवन को नियंत्रित करती हैं। यानी ये जो है ये मेनली जो संसद होती है या फिर ये कहें जो संस्थाएं होती हैं, उनमें संसद हो गया, कार्यपालिका, न्यायपालिका और नौकरशाही, उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझने का प्रयास करता है और शासन व्यवस्था की ही दिशा तय करता है कि शासन जो है वो किस दिशा में आगे बढ़ेगा। अब हम देखेंगे संस्थागतवाद की परिभाषा, यानी जो संस्थागतवाद है उसकी परिभाषा आप क्या लिखेंगे। ये हमारा परिचय हो गया, ये हमारी परिभाषा है। परिभाषा है हमारी संस्थागतवाद वह दृष्टिकोण है जिसमें राजनीतिक घटनाओं और व्यवहारों की व्याख्या औपचारिक संस्थाओं से के ढांचे, नियमों और प्रक्रियाओं के आधार पर की जाती है। यानी देखिए संस्थागतवाद वह प्रक्रिया या फिर वह घटना है जिसमें राजनीतिक जो घटनाएं होती हैं, व्यवहार होता है, उसका औपचारिक संस्थाएं, ढांचे, नियम, प्रक्रिया, इस आधार पर उसका विश्लेषण किया जाता है या उसको समझा जाता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए उन संस्थाओं को समझना आवश्यक है जिनमें राजनीतिक प्रक्रिया होती हैं। यानी इनका मानना है कि हमें राजनीति की वो प्रक्रिया समझने के लिए, राजनीति को समझने के लिए हमें उन हिस्सों या फिर उन प्रक्रियाओं के बारे में पता होना चाहिए जो राजनीति को चलाती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे संस्थागतवाद के प्रकार। के संस्थागतवाद के मेनली 3 प्रकार होते हैं। अब वो कौन से प्रकार हैं, तो पहला होता है हमारा पारंपरिक संस्थागतवाद। पारंपरिक जो संस्थागतवाद है यह संस्थागतवाद का प्रारंभिक और शास्त्रीय रूप है, जो संस्थागतवाद का सबसे प्रारंभिक रूप के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे इसमें संस्थाओं की संरचना, उनके कानूनी पहलू, संवैधानिक व्यवहार और शासन के नियमों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसका आगे आप लिखेंगे इसका उद्देश्य राजनीतिक संस्थाओं के औपचारिक ढांचे को समझना होता है, ताकि जो राजनीतिक संस्थाएं हैं उनका जो औपचारिक ढांचा है उसको समझा जा सके। अगर हम इनकी विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहला जो है इसकी जो विशेषताएं हैं वो है हमारी कानूनी संरचनात्मक दृष्टिकोण होता है इसमें। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे अधिकतर पश्चिमी लोकतंत्रों पर केंद्रित होता है, यानी यहाँ हम पश्चिमी जो लोकतंत्र है उसको केंद्र में देख सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे संस्थाओं को स्थिर और निर्विवाद माना जाता है, यानी यहाँ पर संस्था जो भी होती है उसको स्थिर और निर्विवाद, जहाँ कोई भी विवाद ना हो, इस तरह से देखा जाता है। अगर अब हम इनकी सीमाओं की बात करें तो सीमाओं के अंतर्गत आप लिखेंगे यह उपागम व्यवहारिक पहलुओं और सामाजिक संदर्भों की उपेक्षा करता है, यानी ये जो है ये
जो हमारे व्यवहारिक पहलू होते हैं और जो सामाजिक संदर्भ होते हैं उनकी उपेक्षा करता हुआ हमें दिखाई देता है, उनको इग्नोर करता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट प्रकार है वो है हमारा व्यवहारिक संस्थागतवाद। ये जो है ये हमारा 1950 से 1980 के दशक में व्यवहारिकवादी क्रांतियों के प्रभाव से यह दृष्टिकोण उभरा। यानी 1950 और 1960 में जो व्यवहारवादी क्रांति हो रही थी उन्हीं में ये दृष्टिकोण उभरा था। इसमें संस्थाओं के साथ साथ उनके भीतर कार्य करने वाले लोगों के व्यवहार का विश्लेषण भी किया जाता है। यानी जो संस्था हो रही है या संस्था है उसके साथ साथ जो संस्था का कार्य है और जो लोग हैं उनके व्यवहार का भी विश्लेषण किया जाता है इसके अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। यह दिखाता है कि लोग नियमों को कैसे अपनाते हैं और उनकी सोच व प्राथमिकताएं इन संस्थाओं को कैसे प्रभावित करती हैं। यानी इसके अंतर्गत ये दिखाया जाता है कि लोग किस तरह से नियम कानूनों को अपनाते हैं और उनकी सोच, उनका जो प्राथमिकताएं हैं वो किस तरह से संस्थाओं को प्रभावित करती हैं। अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो विशेषताओं में आप लिखेंगे व्यक्ति के व्यवहार, भूमिका और दृष्टिकोण को महत्व देते हैं। यानी इसके में व्यक्ति का जो व्यवहार है, भूमिका है और उसका जो दृष्टिकोण है उसको महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे संस्थाएं स्थिर नहीं परिवर्तनशील मानी जाती हैं। यानी इसमें माना जाता है कि संस्थाएं जो होती हैं वो स्थिर नहीं होती बल्कि वो परिवर्तनशील होती हैं। वो वक्त के साथ या फिर ये कहें सिचुएशन के अकॉर्डिंग जैसे हालात होते हैं वैसे परिवर्तन हो जाते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे सांख्यिकी और तुलनात्मक विधियों का उपयोग। यानी इसमें सांख्यिकी होती है, तुलनात्मक चीज़ें होती हैं जिनका उपयोग या फिर ये कहूँ इन विधियों का उपयोग इसमें किया जाता है। जो हमारा थर्ड प्रकार है वो है नव संस्थागतवाद। जो नव संस्थागतवाद है वो 1980 के दशक में पारंपरिक संस्थागतवाद की आलोचना के बाद यह विकसित हुआ। यानी जो हमारा पारंपरिक संस्थागतवाद था उसकी आलोचना में ही हमारा नव संस्थागतवाद का उदय हुआ, जो कि 1980 के दशक में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे यह संस्थाओं को न केवल औपचारिक ढांचे बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और वैचारिक संदर्भों से भी जोड़ता है। यानी ये जो है ये सिर्फ औपचारिक ढांचों से ही नहीं बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जो वैचारिक संदर्भ होते हैं उनसे भी जोड़ने का प्रयास करता है। इसके अंतर्गत 3 प्रमुख दृष्टिकोण आते हैं। यानी जो हमारा नव संस्थागतवाद है उसमें भी 3 दृष्टिकोण आते हैं, जो कि हमारा पहला है ऐतिहासिक नव संस्थागतवाद, दूसरा होता है हमारा तर्कवादी वैकल्पिक नव संस्थागतवाद और तीसरा होता है हमारा सामाजिक नव संस्थागतवाद, जिनके बारे में अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में भी डिटेल में चर्चा की थी। ठीक है, अब हम इनकी विशेषताओं की बात करें तो विशेषताओं में आप लिखेंगे संस्थाएं सामाजिक व्यवहार, इतिहास, परंपरा और विचारों से प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे औपचारिक और अनौपचारिक दोनों संस्थाओं को शामिल किया जाता है इसके अंतर्गत। थर्ड आप लिखेंगे राजनीतिक निर्णय और नीतियों को व्याख्या अधिक व्यापक रूप से की जाती है। यानी इसमें राजनीतिक जो निर्णय होती हैं और जो नीतियाँ होती हैं उनकी व्याख्या अधिक प्रभावी रूप से की जाती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष में आप लिखेंगे संस्थागतवाद ने राजनीतिक अध्ययन में स्थिरता, संगठनात्मकता, ढांचे और प्रक्रिया के महत्व को उजागर किया। इसके 3 प्रकार पारंपरिक, व्यवहारिक और नव संस्थागतवाद समय के साथ विकसित हुए और राजनीतिक संस्थाओं को समझने के विभिन्न स्तरों पर प्रकाश डाला। यानी देखिए ये सारे ही जितने भी प्रकार हैं तीनों के तीनों एक ये कह सकते हैं कि समय के साथ ही विकसित हुए और तीनों ने ही जो राजनीतिक संस्थाएं हैं उनको विकसित करने या फिर उन्हें समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प की है। आज के समय में नव संस्थागतवाद तुलनात्मक राजनीति में एक समकालीन, बहुआयामी और व्यवहारिक दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो कि हमें समकालीन, बहुआयामी जो व्यवहारिक दृष्टिकोण है उससे हमें समाज या फिर राजनीति को देखने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उप संस्कृति से आप क्या समझते हैं। यानी जो उप संस्कृति होती है उससे आप क्या समझते हैं, इसका परिचय देखेंगे। परिचय में आप लिखेंगे देखिए ये सारे ही क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप जल्दी से लाइक कर दीजिए। एंड अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो मेरी अपकमिंग वीडियोज़ हों वो भी आप देख पाएँ। तो इसके परिचय को देख लेते हैं। परिचय में आप लिखेंगे उप संस्कृति एक व्यापक सांस्कृतिक व्यवस्था के अंतर्गत वह विशेष सांस्कृतिक समूह होता है जो मुख्य संस्कृति से कुछ हद तक भिन्न होता है। यानी देखिए उप संस्कृति जो होती है वो एक
संस्कृति के अंतर्गत ही एक विशेष समूह होता है या विशेष संस्कृति होती है जो संस्कृति से कुछ हद तक भिन्न होती है या फिर अलग होती है, परंतु उसी समाज का हिस्सा बनी रहती है। यह अवधारणा तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक संस्कृति के अध्ययन से जुड़ी है। यानी देखिए ये जो है ये उसी संस्कृति या फिर उसी समाज के साथ जुड़ी भी होती है और थोड़ी सी भिन्न भी होती है, और ये हम तुलनात्मक राजनीति जो अध्ययन है या संस्कृति है उससे जोड़कर इसे देख सकते हैं। किस तरह से, चलिए इसको देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे उपसंस्कृति की परिभाषा। उपसंस्कृति की परिभाषा के अंतर्गत आप लिखेंगे उपसंस्कृति वह सांस्कृतिक समूह है जिसमें मान्यताएं, मूल्य, विश्वास और व्यवहार समाज की मुख्य धारा संस्कृति से आकर्षित रूप से भिन्न होती है, लेकिन वह स्वयं को समाज का हिस्सा मानती है। यानी देखिए जो उपसंस्कृति होती है वो मेनली मान्यताएं, मूल्य, विश्वास और जो व्यवहार होता है उससे भिन्न होती है और संस्कृतियों से, लेकिन ये फिर भी जो समूह होता है या फिर समाज होता है उसका मेन हिस्सा होती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे सिडनी बेरवा और गैब्रियल आलमंड के राजनीतिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित है। ये इन दोनों के जो सिद्धांत है उनसे संबंधित हम देख सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे राजनीतिक संदर्भ में उपसंस्कृति। किस तरह से राजनीतिक संदर्भ में हम उपसंस्कृति देख सकते हैं, इसमें आप लिखेंगे राजनीति उपसंस्कृति का आश्रय उन समूहों से है जिनकी राजनीतिक सोच, भागीदारी और व्यवहार बहुसंख्यक समाज से अलग होती है। इन क्षेत्रीय, जातीय, धार्मिक या भाषाई समूहों में यह देखा जा सकता है। यानी देखिए ऐसे समूह या ऐसे कुछ जातियां जिनकी जो संस्कृति है वो दूसरों से अलग होती है, लेकिन इसके बावजूद वो उसी समाज में रहते हैं। और ऐसा जब पाया जाता है जब क्षेत्रीय विभिन्नताएं हो, जाति हो, बहुत सारे धर्म हो या भाषाई समूह के आधार पर हम इस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के रूप में आप इसमें लिखेंगे भारत में उत्तर पूर्वी राज्यों की राजनीतिक उप संस्कृति जहाँ राष्ट्रीय राजनीति से भिन्न विचारधाराएं और आंदोलन सक्रिय हैं। यानी देखिए यहाँ राष्ट्रीय और राज्य में बहुत बड़ा बदलाव देख सकते हैं या फिर बहुत ज़्यादा संस्कृतियों में डिफरेंस देख सकते हैं, वही हमारी उप संस्कृति हो जाती है। अमेरिका में अमेरिकी समुदायों की राजनीतिक चेतना भी मुख्य धारा से अलग मानी जाती है, क्योंकि जो अमेरिकी लोग हैं वो अलग माने, अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, और जो अफ्रीकी अमेरिकन है वो अपने आप को डाउन मानते हैं। दोनों की संस्कृति एक होने के बाद भी अलग अलग देखी जा सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे उप संस्कृति की विशेषताएं कि जो उप संस्कृति है इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो इसमें आप लिखेंगे विभिन्न राजनीतिक समाजीकरण। किस तरह से विभिन्न राजनीतिक समाजीकरण होता है, इसके अंतर्गत आप लिखेंगे उप संस्कृति से जुड़े लोग अलग शिक्षा, भाषा या मीडिया स्रोतों से प्रभावित होते हैं, क्योंकि इनकी शिक्षा, भाषा और जो मीडिया स्रोत हैं वो भी थोड़े बहुत भिन्न हो सकते हैं या फिर वो उनसे प्रभावित हो सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे अलग राजनीतिक भागीदारी। किस तरह से चुनाव, आंदोलन या विरोध के माध्यम से अपनी अलग पहचान बनाते हैं, जिसकी वजह से हम उन्हें अलग संस्कृति में रख पाते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सहमति और असंतोष। अक्सर मुख्य संस्कृति से सहमति रखते हैं और परिवर्तन की मांग करते हैं, क्योंकि जो मुख्य संस्कृति के लोग होते हैं वो उन्हें हमेशा ही अलग रखते हैं। इसी वजह से वो अलग मांग या फिर अलग चीज़ें या फिर ये कहूँ अपनी एक अलग सोसाइटी बनाकर ही रखते हैं। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष को देख लेते हैं। निष्कर्ष के अंतर्गत आप लिखेंगे उप संस्कृति किसी भी समाज की विविधताओं को दर्शाती है। राजनीतिक दृष्टिकोण से यह समझना जरूरी है कि उप संस्कृति राजनीति में बहुलता, असहमति और वैकल्पिक दृष्टिकोण को जन्म देती है, क्योंकि देखिए किसी भी समाज है या समूह है उसकी जो विविधता है उसको दर्शाने का कार्य करेगी। और राजनीति में ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये किसी भी समाज की बहुलता, असहमति या फिर वैकल्पिक या फिर उसके आंदोलनों को दिखाने का कार्य करती है। तुलनात्मक राजनीति में उप संस्कृति का अध्ययन राजनीतिक स्थिरता और अस्थिरता दोनों के कारणों को उजागर करने में सहायक होता है। इससे हम जो स्थिरता है और जो अस्थिरता है राजनीति की उसको देख पाते हैं और उसको समझ पाते हैं। आई होप आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज इससे आगे की जो क्वेश्चन है वो हम लोग थर्ड वीडियो में कवर करेंगे। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी, फॉर मोर वीडियोस आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी चेकआउट कर सकते हैं, जहां आपको आपकी स्टडी से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप जल्दी से लाइक कर दीजिए एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि वो लोग भी अपनी स्टडी को अच्छे से कर पाएँ। एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो मेरी अपकमिंग वीडियो आए, वीडियो नंबर 3, आप उसे देख पाएँ और अपनी स्टडी को अच्छे से कर पाएँ। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।